हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी माह में प्रस्तावित हैं और बहुत ही कम समय बचा है आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो लगातार हम यूट्यूब पर आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। सभी सब्जेक्टों के बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन से बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनका अध्ययन हम आपको करा रहे हैं। आपको करना क्या है, जितनी भी वीडियो अपलोड की जाएं सभी वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और उनमें जो प्रश्न पढ़ाए गए हैं उन्हें अच्छे से याद करना है, जिससे कोई भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में ना बचे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 की इंग्लिश और उसमें भी पोट्री भाग, जिसमें हम पहले चैप्टर का पहले पोट्री का सेंटर आइडिया पढ़ेंगे, डस्ट ऑफ स्नो का। कौन सा चैप्टर है बेटा, कौन सी पोएम है पहली, डस्ट ऑफ स्नो। उसका सेंटर आइडिया बेटा इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी सेंटर आइडिया को आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में अच्छे से। और आपका काम क्या है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें, वीडियो को लाइक करें और इसमें जो भी सेंटर आइडिया कराया गया है उसे अच्छी तरह से याद करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। देखो बेटा 2022-23 में आया हुआ प्रश्न है ये। आपको पेपर में 3 सेंट्रल आइडिया दिए होंगे बेटा और उसमें से एक करना है जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हिंदी में से क्या कहेंगे बेटा, कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। सेंट्रल आइडिया को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रल आइडिया को केंद्रीय भाव। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये पहली पोएम है बेटा डस्ट ऑफ स्नो। देखें ध्यान से समझेंगे बेटा अच्छे से, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा ये। एक एक लाइन अच्छे से समझना जिससे कुछ भी गलत ना हो पाए, ठीक है, और ना कोई आपका छूट पाए। देखें सबसे पहले बेटा हेडिंग डालना है आपको बोर्ड एग्जाम में भी और यहाँ पर भी पढ़ा है। आंसर लिखने के बाद में सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है, देखें जरा ध्यान से। इट इज ए फाइन एंड शॉर्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट इज ए फाइन एंड शॉर्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट मतलब होता है बेटा यह, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो लेखक का नाम है बेटा, यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई कैसी पोएम है बेटा, फाइन मतलब ठीक या फिर सुंदर, सुंदर और शॉर्ट मतलब होती है बेटा छोटी, पोएम मतलब पोएम है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई एक छोटी सुंदर पोएम है। समझ में आया बेटा। आप ऐसा करें ना, पूरी सेंटर आइडिया का बेटा आप हिंदी मीनिंग समझें। अगर आपको हिंदी समझ में आ गया ना तो उसे आप ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले। द पोएट वाज इन ए डिप्रेसिव मूड। पोएट मतलब क्या होता है बेटा, कवि। पोएट मतलब कवि। जो कवि है वाज इन डिप्रेसिव मूड मतलब क्या होता है, मिजाज या मूड, है ना। और डिप्रेसिव का मतलब क्या होता है बेटा, उदासीन। या मिजाज का मतलब बेटा क्या कह सकते, मूड का मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर मनोदशा भी कह सकते हैं, मिजाज भी कह सकते हैं। और डिप्रेसिव का अर्थ क्या होता है बेटा, उदासीन। जो लेखक का मूड है आज बिल्कुल उदासीन है। पहली लाइन की हिंदी क्या बताई थी बेटा, इट इज ए फाइन एंड शॉर्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक सुंदर, फाइन मतलब सुंदर या ठीक, सुंदर और छोटी पोएम है। द पोएट वाज इन ए डिप्रेसिव मूड। लेखक जो है, लेखक का जो मिजाज है, लेखक का जो मूड है कैसा है, डिप्रेसिव है अर्थात उदासीन है। समझ में आ रहा है ना बेटा। ठीक, अगले देखते हैं। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मतलब आप जानते हैं हेमलॉक ट्री होता है बेटा। तो हेमलॉक ट्री एक क्रो सेक ऑफ द डस्ट स्नो ऑन द पोएट। एक रो मतलब एक कौवा, सेक मतलब जो बैठा था, किस पर बैठा था बेटा, एक हेमलॉक वृक्ष पर बैठा एक कौवा। हेमलॉक वृक्ष, हेमलॉक ट्री का मतलब बेटा हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के ऊपर जो कौवा बैठा है बेटा वो करता क्या है, ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ क्या होता है,
बर्फ का जो कण होता है वो गिराता है किसके ऊपर? पोएट मतलब कवि के ऊपर। क्या मतलब हुआ इसका? कि हेमलॉक ट्री पर बैठा एक कौवा, एक रो का मतलब बेटा एक कौवा, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा एक कौवा कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का मतलब क्या होता है बेटा? बर्फ, बर्फ का कण गिरा देता है। समझ में आया बेटा? हेमलॉक वृक्ष पर बैठा एक कौवा कवि के ऊपर बर्फ के कण, बर्फ का टुकड़ा गिराता है। तीनों लाइन समझ में आ रही है अभी तक? पहली लाइन क्या थी बेटा? इट इज ए फाइन एंड शॉर्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रस्ट। ये रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा लिखी गई एक सुंदर और छोटी कविता है। द पोएट वाज इन ए डिप्रेसिव मूड। जो पोएट मतलब कवि का जो मूड है वो एकदम उदासीन है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक क्रोसेक, एक हेमलॉक ट्री पर बैठा कौवा, ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण, ऑन द पोएट, कवि पर गिरा देता है। ठीक है यहां तक? चलिए अगले देखते हैं। द सिनो चेंज द पोएट्स मूड। सिनो मतलब होता है बर्फ का कण या बर्फ का टुकड़ा, चेंज मतलब बदल देता है। जैसे ही वो बर्फ का टुकड़ा लेखक या कवि, यहाँ लेखक नहीं कवि कहेंगे बेटा, जैसे ही उस बर्फ का टुकड़ा कवि के ऊपर गिरता है वो चेंज कर देता है। चेंज का मतलब बदल देता है। क्या बदल देता है? पोएट्स मतलब कवि का, मूड मतलब मूड। जब बर्फ का कण कवि के ऊपर गिरता है तो कवि का मिजाज बदल देता है। एंड मेक्स हिम हैप्पी, और उसे क्या कर देता है? प्रसन्न कर देता है, खुश कर देता है। समझ में आया बेटा? जैसे ही एक बर्फ का कण पोएट के ऊपर, कवि के ऊपर गिरता है वह उसके मूड को बदल देता है। एंड मेक्स हिम हैप्पी, और वह क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, या वह उसे बिल्कुल खुश कर देता है। कौवे को खुश नहीं, कौवे ने जो बर्फ का कण गिराया था उससे कवि खुश हो जाता है। समझ में आ गया? चलिए अगले देखते हैं। ही हैज वेस्ट ए पार्ट ऑफ हिज डे। ही हैज वेस्ट, ही हैज वेस्ट ए पार्ट ऑफ हिज डे। वह, अगले देखते हैं बेटा, फुल स्टॉप तक पढ़ते हैं। ही हैज वेस्ट ए पार्ट ऑफ हिज डे रिग्रेटिंग, बट नाउ विथ द चेंज ऑफ मूड ही वांट्स टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे। एक एक लाइन को, एक एक मीनिंग को समझना बेटा। ही हैज वेस्ट, ही हैज वेस्ट वह बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। ही मतलब कवि, नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। वेस्ट मतलब नष्ट कर देता है या बर्बाद कर देना, कुछ भी समझ ले। ए पार्ट ऑफ हिज डे, उस दिन का बचा हुआ समय। उस दिन बेटा जब वो निकलता है तब बर्फ गिर जाता है, उसके बाद जितना भी दिन बचता है वो उसे बर्बाद कर देता है। रिग्रेटिंग, रिग्रेटिंग मतलब पछता, पछता कर, वह पछता कर पूरे दिन का जो बचा हुआ भाग है वो बर्बाद कर देता है। बट माने किंतु या लेकिन, लेकिन नाउ विथ, नाउ मतलब अब, द चेंज ऑफ मूड, अब उसका मिजाज बदल गया, या अब उसका मिजाज क्या हो गया? बदल गया। चेंज ऑफ मूड, उसका मिजाज बदल गया। ही वांट्स टू यूटिलाइज, वह अब प्रयोग में लेता है। यूटिलाइज मतलब प्रयोग में लेना। वह अब उस समय को, बचे हुए समय को इस्तेमाल करता है, प्रयोग में लेता है। द रेस्ट ऑफ द डे, बचे हुए दिन को। अब मैं समझाता हूं। जैसे ही वो घर से निकलता है हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हो जाता है, एक कौवा उस पर बैठा होता है, वो उस पेड़ की टहनी को हिला देता है जिससे कण जो होते हैं बर्फ के वो कवि के ऊपर गिर जाते हैं। अब कवि का मूड बदल जाता है, वो सोचता है यार सब शर्ट वगैरह भीग गई, अब बचा हुआ दिन बिल्कुल बर्बाद हो गया। जितना भी दिन बचा है वो कैसा हो गया? ही वेस्ट पार्ट ऑफ इस डे, बिल्कुल बेकार हो गया। लेकिन वो रिग्रेटिंग करता है, पश्चाताप करता है, और जब पछताता है उसके बाद वो क्या सोचता है? बट माने किंतु, नाउ विद द चेंज ऑफ मूड, फिर उसका मूड बदल जाता है। ही वांट्स टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, और फिर वो जो बचा हुआ समय है, वो जो पहले कहता है अब तो ये बर्बाद चला जाएगा, अब उसे अपने उपयोग में, अपने प्रयोग में ले लेता है। चलिए अगले देखते हैं। द पोएट्स वांट, द पोएट वांट्स, कवि चाहता है, टू कन्वे डेट समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट्स और एक्शन विच सीम्स सिंपल हैव अ लार्ज सिग्निफिकेंस। द पोएट वांट्स, लेखक चाहता है, क्या चाहता है? कन्वे टू समथिंग सर्टेन मूवमेंट्स, एक संदेश देना चाहता है कि कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी,
सर्टेन मतलब निश्चित, कभी कभी निश्चित, मूवमेंट्स मतलब क्षण, कभी कभी निश्चित ऐसे क्षण होते हैं, और एक्शन या गतिविधियां होती हैं, विच मतलब जो, सीम्स मतलब दिखाई पड़ती हैं, सिंपल मतलब साधारण। लेखक एक संदेश देना चाहता है कि कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, निश्चित कण या एक्शंस मतलब गतिविधियां, विच मतलब जो, सीम मतलब दिखाई पड़ती हैं, हैव अ लार्ज सिग्निफिकेंस बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं या बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। कभी कभी हमें जो छोटे कण या छोटी गतिविधियां दिखाई पड़ती हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। किसने कहा था? ये कहा था पोएट ने, यानी कि कवि ने। तो बेटा ये था हमारे पहली पोएम का डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया, जो बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। बताओ बेटा, क्या ये आपको समझ में आया? अगर ये आया है ना बेटा, तो इसे आप जल्दी से कॉपी पे नोट करो, कॉपी पे नहीं तो 2-3 बार वीडियो देख लो, याद हो जाएगा। अच्छे से रोजाना वीडियो फाइनल करते चलो, याद करते चलो, कुछ भी बचने को नहीं है। पेपर में एक एक प्रश्न आप सॉल्व करके आएंगे, ये मेरा वादा है। बस आपको मेहनत से पढ़ना होगा, ठीक है ना? चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।